and Yes. probably that is I very have good. to go soon to the bomb shelter as well. I just say that please in go the ahead. holiday. Thank you so much for talking to us. Thank you so much. Yes. Thank you so much. Okay, Nova, take care of yourself. और दूसरे राउंड में देखिए ये जिस तरह से उन्होंने ये सारी चीजें हमें बयां की, बहुत ही ग्रेट पर्सनल थ्रेट को अंडरगो करते हुए उन्होंने किस तरह से हमें वहां के लोगों के बारे में, उनकी मानसिकता के बारे में, इस वक्त किस तरह से वहां संघर्ष का स्वरूप है, उस बात को मानते हुए उन्होंने इतनी जहमत की, उन्होंने हमारे साथ जुड़ना समझा उचित, और भारत के प्रति क्या प्रेम है और कितना जुड़ाव है, ये नोवा के इस बर्ताव से बहुत साबित होता है। और एक और बात दिव्या यहाँ मैं जोड़ना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इजरायली इस बात को लेकर के पूरी तरह से कन्विंस हैं कि दरअसल उनकी जो मौजूदगी है वो बहुत लोगों को खटकती है, और युद्ध उनके लिए सर्वाइवल का ही एक तरीका है। वो हमेशा युद्ध की स्थिति में इसीलिए रहते हैं, वो हमेशा बॉम्ब सेंटर्स में और इस तरह की सिचुएशन के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि अगर वो युद्ध नहीं करेंगे तो उनका सफाया कर दिया जाएगा। और वो एक मानसिकता जो है वो आज की तारीख में हर इजरायली के प्रति है, और इस कारण से हम देख रहे हैं कि एक छोटा सा मुल्क है पर जबरदस्त तरीके से तैयार है। वहां हर व्यक्ति को सैन्य सर्विस करनी पड़ती है, और वो किसी भी ऐसी चीज को जो वो मानते हैं कि उनके लिए खतरा है, उससे भिड़ने के लिए वो हमेशा तैयार रहते हैं। वो दोस्तों के दोस्त हैं, भारत के लिए हमेशा वो तैयार रहे हैं। और आज की तारीख में जिस तरह से उन्होंने बात करके हमें बताया है, हम मान सकते हैं कि इजराइल भी अपने आप को बहुत ज्यादा एक यूं कह लीजिए कि सिक्योरिटी सिचुएशन से गुजर रहा है, और चीजें वहां भी बहुत माकूल नहीं है, कभी भी कुछ हो सकता है, ऐसा वो भी मानकर चल रहे हैं। बिल्कुल, और लगातार संजीव ये सवाल भी उठता रहता है जब भी युद्ध होते हैं कि क्या वॉर ही एक सोल्यूशन है, लेकिन बहुत बेहतरीन तरीके से नोवा और आपने समझाया कि उनके लिए युद्ध जो है वो कितना जरूरी है, और उनके लिए शायद ये एकमात्र विकल्प भी है। और संजीव, इस वक्त अहम खबर भी सामने आ गई है कि इजराइल पर 30 से ज्यादा मिसाइलें जो है वो अब ईरान ने दागी हैं, और उन्होंने ऑपरेशन का नाम फतेह खैबर रखा है। अब ऐसे में संजीव ये भी कयास लगाए जा रहे थे कि क्योंकि ये संयुक्त ऑपरेशन अमेरिका और इजराइल की तरफ से ईरान पर किया गया है, लेकिन अब ईरान ने जवाबी कार्रवाई भी कर दी है। देखिए, ऐसा लगता है कि अब इसमें कोई बातचीत या किसी ऐसी चीज की गुंजाइश रह नहीं जाती है जो चीजों को थामे, हालात को रोक सके। होता यही है कि वन थिंग लीड्स टू अनदर, एक चीज दूसरे तक जाती है, और शायद ये जो युद्ध की मनःस्थिति होती है वो हमारे साथ पूर्व फाइटर पायलट भी हैं, वो बेहतर बता सकेंगे। ऐसा लग रहा है कि अब इन मिसाइलों के छोड़े जाने के बाद फिर एक जवाबी कार्रवाई भी होगी, जो शील्ड ऑफ जूडा ऑपरेशन इजराइल ने लॉन्च किया है उसके तहत, और इस तरह से ये सिलसिला कहीं एस्केलेट करते हुए और आगे बढ़ता तो नहीं चला जाएगा, इस बात की एक आशंका तो है। लेकिन कहां तक जाएगा, और इजरायलियों के पास कितनी ताकत है, अमेरिकन कितना सपोर्ट लेकर के वहां खड़े हैं, और ईरानियंस इन दोनों ताकतों के खिलाफ कितनी दूर तक लड़ पाएंगे, ये किसी के भी गेसवर्क की बात हो सकती है। कुछ वैसे तो कहा नहीं जा सकता है, लेकिन मानकर यही चला जा सकता है कि अमेरिकन मिलिट्री माइट के आगे बहुत ज्यादा दिन तक टिकने की संभावना नहीं है। तो ऐसे में रास्ता क्या है? क्या ईरानियंस इस बात से बच सकते हैं कि अगर खामनेई पीछे हट जाए, और क्या खामनेई पीछे हटेंगे, और ऐसा होगा क्या? क्योंकि हमने वो देखा था कि इजिप्ट में जिस तरह से वो एक तरह से हटना पड़ गया, मिस्र में काहिरा में हमने देखा कि लिबिया में बहुत दिनों से इस तरह की बातें, और वहां के जो शासक हैं जैसे गद्दाफी के केस में हुआ था या फिर बशर अल असद के केस में हुआ था, इस तरह की चीजें जो है वो होंगी क्या इस वक्त ईरान में? क्या लोग इस बात के लिए कन्विंस हैं? एक बड़ा वर्ग है वहां पर ईरान में, आप जानती हैं, जो कि विरोधी है खामेनेई का, वो तो चाह ही रहा है कि वो हो, लेकिन उनकी अपनी मजबूती कैसी है, कैसी ताकत है उनकी, और क्या वो आखिर तक अड़े रहेंगे, या फिर जैसे कि बार बार कहा जाता है कि वो मॉस्को भाग जाएंगे, और कहीं ना कहीं एक जगह उनके लिए बशर अल असद के बगल में पड़ोसी के तौर पर है, क्या उसको वो लेंगे? ये सब आने वाले कुछ घंटों में पता चल पाएगा। बिल्कुल, और अक्षय चोपड़ा जी लगातार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, महेंद्र जी डिफेंस एक्सपर्ट भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है सर एक बार फिर से न्यूज 24 में आपका। एक बार अक्षय जी आपसे एक सवाल लेना चाहूंगी, क्योंकि अब ईरान ने जो है वो जवाबी कार्रवाई कर दी है, 30 से ज्यादा मिसाइलें अब दूसरे राउंड में इजराइल पे दागी हैं। समझना चाहेंगे F-35 बायलैटरल क्रूज मिसाइल, इनका जवाब अब ईरान कैसे देगा? वो जो जवाबी कार्रवाई है वो कितनी असरदार साबित हो सकती है? ईरान कितना सक्षम है, उसके पास कैसा डिफेंसिव सिस्टम है?
देखिए देवा जी, अगर हम ईरान की बात करें तो मैंने अभी आपको कुछ समय पहले बोला था कि ये अटैक होने ही वाला है, और वो जैसे हम बात कर रहे हैं उसी समय अटैक शुरू हो गया है। जी। इजरायलीज इसके लिए पूरी तरह से रेडी हैं। उनके जो आयरन डोम सिस्टम्स है, स्पैरो सिस्टम्स है, डेविड स्लिंग है, ये सारे के सारे सिस्टम्स आर वेल रेडी और वेल केपेबल। और अकेला इजराइल नहीं है, वहां पर जो यूएस की फिफ्थ फ्लीट है वो भी रेडी है इसे काउंटर करने के लिए। सिर्फ 3 तरीके हैं ईरान के पास अटैक करने के। सबसे पहला जो वो अभी करंट उसने शुरू कर दिया है, जो सबसे इमीडिएट अटैक है, अभी वो ड्रोन अटैक वगैरह भी करेगा। इसके साथ साथ उनके पास एक अच्छा अमाउंट है, नंबर है लॉन्ग रेंज मिसाइल्स का, तो वो उनकी एक हेल्प करता है। लेकिन उसके अलावा 2 और तरीके हैं जिसमें मैंने आपको पहले बताया कि एक तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो उसे नेवल ब्लॉकेड करने की कोशिश करेगा। वर्ल्ड का 30% ऑयल एक्सपोर्ट उसी रास्ते से होता है। लेकिन क्या वो ये कर सकता है? ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने बताया यूएस की जो पूरी फ्लीट है, फिफ्थ फ्लीट, वो वहां पे पेट्रोलिंग करती रहती है, और उस ब्लॉकेड को तोड़ना उतनी बड़ी फ्लीट के लिए बहुत आसान होगा। कुछ समय लगेगा लेकिन वो ज्यादा समय तक ब्लॉक नहीं कर सकते। तीसरा, जैसे अभी हम नोवा से भी डिस्कस कर रहे थे कि जो मिलिशियाज हैं, हिजबुल्लाह है, हमास ग्रुप्स वगैरह हैं, उन्हें एक्टिवेट करा जाएगा। लेकिन अभी पिछले समय में जो हमास के साथ इजराइल ने किया है, जो हिजबुल्लाह का जवाब दिया है, तो मुझे नहीं लगता वो इतनी जल्दी एक्टिवेट होंगे। उसके अलावा भी जो सराउंडिंग मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हैं, उनमें से कितने लोग ईरान का साथ देंगे। लॉन्ग रन में भी अगर चाइना और रशिया भी इन्वॉल्व होते हैं, तो अभी हमने वर्ल्ड की सारी वॉर्स में देखा है कि लड़ना कंट्रीज को खुद ही पड़ता है। वेपन सप्लाई हो सकते हैं, मिलिट्री पावर दी जा सकती है, साइबर अटैक्स वगैरह ईरान कर सकता है, लेकिन इससे ऊपर वो काउंटर नहीं कर पाएगा, स्पेशली जब हम बात करें इसराइल और यूएस की माइट को। और अब जो इसके काउंटर अटैक्स अब यूएस भी करेगा। अभी तो उन्होंने सिर्फ 30 अटैक्स करे हैं, लेकिन अब जब प्रॉपर वॉर होगी तो यूएस की फ्लीट भी अटैक करेगी। इधर से जो इजरायली वेपन्स हैं वो भी अपने लॉन्ग रेंज वेपन्स को यूज करेंगे। एक चीज जो मुझे आगे चल के लग रही है, जो पॉसिबल है लेकिन पता नहीं कितनी होगी, वो है रजीम चेंज। जो खamenei की जो रजीम है, जैसे हमने देखा जो अभी स्टूडेंट रेवोल्यूशन हुआ था, किस तरह से उन्होंने हजारों लोगों को एलिमिनेट करा है चुपचाप। तो उसके चक्कर में उनकी जो पूरी कंट्री है उसका काफी एक जो तबका है वो उसके अगेंस्ट है रजीम के। तो अगर वो जो सारी पॉपुलेशन है वो खड़ी होती है रजीम के अगेंस्ट, उनको सपोर्ट मिलती है यूएस इजराइल की, तो मुझे लगता है कि ये एक लॉन्ग टर्म पीसफुल सोल्यूशन हो सकता है। ठीक है, अक्षय जी बने रहिएगा। और महेंद्र जी, विदेश मामलों के जानकार भी हमारे साथ मौजूद हैं। और आपको इस बीच बता दें कि ईरान ने ऑपरेशन का नाम जो है वो फतेह खैबर रखा है। वहीं इजराइल की तरफ से नेतन्याहू ने एक देश के नाम संबोधन किया है। उन्होंने कहा है कि ईरान को परमाणु देश नहीं बनने देना है, परमाणु प्रोग्राम खत्म करना ही होगा। महेंद्र जी, एक बार आपसे जानना चाहेंगे, इजराइल और अमेरिका के जो ये अटैक हैं, ईरान बेशक जवाबी कार्रवाई कर रहा है, लेकिन कितना सक्षम है, ये कार्रवाई कितनी असरदार हो पाएगी? देखिए, अमेरिका और इजराइल का शुरू से जो है ये रवैया रहा है कि ईरान को परमाणु हथियार संपन्न देश नहीं बनने देना है। उसके पीछे कारण है, क्योंकि इजराइल की तमाम जो आप कहें कि जो विदेश नीति की समस्याएं हैं वो ईरान के द्वारा ही पैदा की हुई हैं। जो ईरान के जो प्रॉक्सीज हैं, चाहे हमास हो, हिजबुल्लाह हो, हेती, तमाम इन सबको जो है आर्थिक रूप से ईरान का ही समर्थन मिलता रहा है। और जो पिछले जो हमास अटैक के बाद इजराइल ने साफ कर दिया था कि अब वो इस समस्या से आप कहें कि एक पूरी तरीके से निपटना चाहते हैं, छुटकारा लेना चाहते हैं। और यही वजह है कि अमेरिका और इजराइल दोनों किसी भी स्थिति में ये नहीं चाहते हैं कि ईरान एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट बने। और इसी वजह से जो अभी जिस प्रकार से ईरान में जो खमेनी सरकार है, वो जिस प्रकार उसने जैसे बहुत ही आप कहें कि जो मानवाधिकार का उल्लंघन करते हुए जो सरकार के खिलाफ आप क्रांति कहें, प्रदर्शन कहें, उसको कुचलने की कोशिश की। ऐसे में और अभी जो हमारे साथ इजराइल से जो पूर्व आईडीएफ की जुड़ी हुई थी, उन्होंने भी ये साफ कहा कि ये युद्ध जो है ये अधिकार, स्वतंत्रता और लोकतंत्र की रक्षा का युद्ध है। और इजराइल अब किसी भी स्थिति में इस युद्ध को एक आप कहें कि इस निर्णायक स्तर पे ले जाना चाहता है। और ये आक्रमण मुझे लगता है कि अमेरिका और इजराइल के द्वारा उसी दिशा में लिया गया कदम है कि 1989 में जो एक इस्लामिस्ट जो है सरकार का गठन हुआ ईरान में, और अभी किस प्रकार से इतने लंबे कालखंड तक तमाम
कोशिशों के बावजूद जो है इस्लामिक जो सरकार है वो ईरान में मजबूती से डटी हुई है। तो ये देखना होगा कि क्या जैसा अभी चर्चा हो रही थी कि ईरान के लोगों के बीच या आम जनता के बीच खमैनी सरकार अलोकप्रिय हो गई है या अभी भी उसको व्यापक समर्थन है। बिल्कुल। दूसरी बात और संजीव, इस वक्त देखिए एक और खबर सामने आ गई है कि ईरान अब अकेला नहीं दिख रहा है। अब देखिए यहाँ पर यमन और लेबनान ने भी इजराइल पर हमला कर दिया, यानी ईरान ये कोशिश भी कर रहा है कि वो अपने कार्रवाई को कितना असरदार कर सके और साथियों से भी मदद मांगता नजर आ रहा है। देखिए ये तो होना ही था, क्योंकि जब इजराइल ने अटैक लॉन्च किया था तो ये उनके कैलकुलेशन का ही पार्ट होगा। ईरान के कुछ प्रॉक्सीज हैं जो कि हमेशा पहले ईरान से लड़ते हैं और उसके बाद फिर ईरान पे बात आती है। अभी तक का सिलसिला तो यही रहा था, कम से कम पिछली जून तक का, जिसमें कि ईरान कभी सीधे किसी भी लड़ाई में इन्वॉल्व नहीं होता था। और उसके 3 प्रॉक्सीज थे, जिसमें कि एक लेबनान में है हेजबोला, जिसकी बात आप अभी इस वक्त कर रही हैं, और दूसरे हुतीज हैं जो कि यमन में है, और इसके अलावा जो हमास थे पैलेस्टाइन में। तो ये जो तीनों प्रॉक्सीज थे, ये तीनों प्रॉक्सीज आगे लड़ते थे और ईरान उनको लॉजिस्टिकल सपोर्ट प्रोवाइड किया करता था। लेकिन अभी स्थिति ऐसी हो गई है कि उनके प्रॉक्सीज को भी पहले कमजोर किया गया है रणनीतिक तरीके से, और उसके बाद ही ईरान के ऊपर हमला बोला गया है। इसलिए वो बहुत अंतर ला पाएंगे और बहुत ज्यादा सिचुएशन को बदल पाएंगे, खासतौर पर ऐसे में जबकि अमेरिकन 5th फ्लीट वहां पर मौजूद है। ये संभव नहीं लगता है। इनकी एक लिमिटेड मारक क्षमता है और वो हो सकता है कि कुछ बॉर्डर्स के ऊपर युद्ध को और ज्यादा फैलाने में सफल करें, थिएटर ऑफ वॉर को ज्यादा बड़ा करने में सफल हो, लेकिन वो कोई निर्णय बदल सकेंगे, वो कुछ ईरान के लिए बड़ी मदद लेकर के आ सकेंगे, इस बात की गुंजाइश जरा कम है। दिव्या और संजीव, ईरान और अमेरिका के बीच बैलिस्टिक मिसाइल को लेकर भी विवाद चल रहा था। यहाँ देखिए, इस बात की हमेशा आशंका थी कि आखिर किस तरह के मिसाइल्स डेवलप कर रहा है ईरान, और क्या वो ऐसे मिसाइल्स डेवलप कर रहा है जो कि बहुत दूर अमेरिकन सिटीज को भी टारगेट कर सकती हैं। देखिए, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हमेशा इस बात का ध्यान रखा गया है कि कभी भी कोई वॉर जो है वो अमेरिका के आसपास नहीं होनी चाहिए। ये उनकी जो स्ट्रैटेजी है, उनकी नीति है। और जो भी युद्ध उन्होंने लड़े हैं, अमेरिकन ने लड़े हैं, वो अमूमन यूरोप में या फिर मिडिल ईस्ट में इस तरह से है। वो हमेशा इस बात का ख्याल रखते हैं कि वो उनकी ज्योग्राफी में वॉर को नहीं पहुंचना चाहिए। तो क्या इस तरह के बैलिस्टिक मिसाइल्स बनाने की क्षमता हासिल करने जा रहा था ईरान, जो कि अमेरिका तक पहुंच सकते थे, और अगर न्यूक्लियर वॉरहेड्स के साथ उस तरह के बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर किए जाए तो वो क्या न्यूयॉर्क से लेकर के कैलिफोर्निया तक उन शहरों को भी परेशान कर सकते हैं। इस तरह की आशंकाएं अमेरिका के भीतर थी, और कोई नहीं जानता है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो ईरान का तक पहुंच पाया है। अभी भी बहुत स्पष्ट नहीं है कि क्या उन्होंने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को दुनिया से छुपा करके रखा है और किस स्तर तक पहुंचाया है, एनरिचमेंट की सीमा क्या है, क्या वो शांति पर्पसेस के लिए ही है, जनरेशन ऑफ एनर्जी के लिए है, या फिर वो वॉरहेड्स न्यूक्लियर बनाने में सफल हो गए हैं। लिहाजा ये युद्ध इसी आशंका के मद्देनजर की जा रही है कि कहीं ऐसी तैयारी ईरान ने तो नहीं कर ली है जो उनके एग्जिस्टेंस को खतरा देती है। और इसीलिए अब से कुछ देर पहले जो बयान अभी आया है प्रधानमंत्री नेतन्याहू की तरफ से, उसमें उन्होंने यही शब्द का इस्तेमाल किया है कि हमारे ऊपर एक एग्जिस्टेंशियल खतरा है, हमारी जो मौजूदगी है उसी के ऊपर एक खतरा है, और इस कारण से ये जरूरी हो गया है कि हम ये हमला बोलें। और उन्होंने इस हमले के लिए अपने आप को जस्टिफाई करते हुए अपने आवाम को तैयार किया है। बिल्कुल। और डॉक्टर महेंद्र, अब आपसे ही जानना चाहेंगे, क्योंकि ये जो अब लड़ाई है, देखिए हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल में मिसाइलें दागी है इस वक्त, ये भी अहम खबर सामने आ रही है। हूती विद्रोहियों का लाल सागर में बड़ा हमला इस वक्त देखा जा रहा है, यानी यमन और लेबनान जो है वो अब इजराइल पर हमला करते यहाँ पर नजर आ रहा है, ईरान का साथ देते नजर आ रहे हैं। डॉक्टर महेंद्र, आपसे जानना चाहूंगी कि आप बातचीत का विकल्प अब खत्म हो चुका है? देखिए, निश्चित रूप से, और ये अंदेशा था कि जिस प्रकार से इजराइल ने हमास के आक्रमण के बाद जिस निरंतर कोशिश की है कि ईरान के जो प्रॉक्सीज हैं, चाहे वो हिजबुल्लाह हो, हमास खुद हो या हुतीज हो, उनको किस प्रकार से कमजोर किया जाए। और
यही कोशिश हमेशा से उस निर्णायक मोड़ पे आती रही है। और अब जब ईरान पे सीधे हमला हुआ है तो मुझे लगता है कि ये इनके तरफ से आक्रमण आया है, लेकिन अब इनकी शक्तियां आर्थिक रूप से या सैन्य रूप से उतने ताकतवर नहीं है जितने ये पिछले 1 साल पहले थे या 1.5 साल पहले थे। तो इजराइल ने इन्हें काफी हद तक कमजोर किया है। अब ये शांति और ये युद्ध रुकने की जो स्थिति है, मुझे लगता है कि इजराइल और अमेरिका ने, खासकर अगर नेतन्याहू के बयान को देखें तो उन्होंने एक अपने इजराइल के अस्तित्व के लिए संकट करार दिया है। और प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी लगातार वो ईरान को लेकर आक्रामक रहे हैं, और अपने पहले कालखंड में भी और दूसरे कार्यकाल में भी जिस तरीके से उन्होंने जो एक IAEA के साथ जो है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी जो एजेंसी है उसके साथ जो न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेके जो बातचीत जारी हो रही थी, चल रही थी, उसको इन्होंने खत्म कर दिया। तो ये लग रहा था कि अब अमेरिका भी ईरान के साथ टकराव के लिए जो है तैयार है और टकराव की स्थिति में है। और 2 डॉक्टर सप्ताह महेंद्र, एक पहले सेकंड रुकना चाहूंगी। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ गई है इजराइल पर हमले को लेकर। अब बयान भी सामने आने शुरू हो गए। इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल जो है IRGC का बयान सामने आया। इजराइल को करारा जवाब देंगे। IRGC की तरफ से ये बयान सामने आया इजराइल पर हमले को लेकर। IRGC का बयान सामने आया इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन दागे। इजराइल को करारा जवाब देगा ईरान। IRGC की तरफ से ये बयान अब सामने आ गया है। डॉक्टर महेंद्र। हाँ देखिए, और जहां तक युद्ध को किस दिशा में जाएगा ये कहना मुझे लगता है कि अभी बहुत ही जो है दुविधापूर्ण है, क्योंकि जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस के पास जो है आक्रमण किया था, तब भी ये अंदेशा था कि ये डर था पूरे विश्व को कि कहीं ये युद्ध जो है पूरे खाड़ी क्षेत्र में न फैल जाए और पूरी जो है पूरा विश्व इससे प्रभावित ना हो जाए। लेकिन वो लिमिटेड वॉर ही रहा। तो इस बार भी क्या मंशा है अमेरिका और इजराइल की, ये बहुत साफ नहीं है। लेकिन जिस प्रकार के अगर हम राष्ट्रपति ट्रंप के बयान को सुने और जो अभी हमारे शो में आपके जो इजराइल से जुड़ी हुई थी उनके बयान को लें, तो अब ये पूरी इजराइल और अमेरिका की मंशा दिखती है कि वो ईरान में रिजीम चेंज चाहते हैं। वो खुमैनी सरकार से मुक्ति चाहते हैं, और ऐसे में और वो वहां पे कोई एक जो है लोकतांत्रिक जो है सरकार स्थापित करना चाहते हैं। ठीक है, लौटूंगी डॉक्टर महेंद्र। एक जवाब अब यहाँ पे संजीव से भी लेना चाहूंगी, यहाँ पर समझना चाहूंगी, अपने दर्शकों को समझाना जरूर चाहूंगी संजीव के द्वारा। चूंकि संजीव, अब बेशक IRGC का बयान सामने आए कि बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला हो रहा है, ड्रोन से हमला इजराइल पर हो रहा है, जवाबी कार्रवाई तो ईरान कर रहा है, लेकिन 6 देशों में 9 अमेरिकी एयरबेसों से जो ईरान की घेराबंदी की गई है, यहां पर यह तो प्रूफ होता नजर आ रहा है कि कौन किस पर भारी है और ईरान कब तक ये कार्रवाई कर पाएगा। देखिए, अगर मिलिट्री माइट की बात करें तो इसमें बहुत ज्यादा गेस करने की जरूरत नहीं है कि जो सम्मिलित मिलिट्री माइट है इजराइल और अमेरिका की इस वक्त ईरान के आसपास, वो ईरान को नेस्तनाबूद करने में ऐसा नहीं है कि असफल होगी। वो बहुत भारी नुकसान पहुंचा सकती है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ईरान ने अपनी तैयारियां नहीं की है और ईरान पर हमला करने का मतलब है ईरान की तरफ से जो प्रत्युत्तर होगा वो भी काफी नुकसानदेह साबित हो सकता है। उनके अपने मिसाइल्स हैं, और मत भूलिए कि वो ऐसे मिसाइल्स हैं जो उन्होंने रूस को दी थी जब यूक्रेन से उनका युद्ध चल रहा था। तो आर्म्स प्रोडक्शन में केवल अमेरिका आगे है या इजराइल आगे है ऐसा नहीं है, ईरान की भी अपनी दखल है। पर अल्टीमेटली आखिरकार ऐसा नहीं है कि IRGC के कोई भी दावे अमेरिका पर भारी पड़ सकते हैं। ये जरूर है कि वो क्षणिक तौर पर विचलित कर देंगे, नुकसान पहुंचाएंगे, और इजराइल को नुकसान जून के युद्ध में भी हुआ था, वो हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा था। तो इसका अर्थ ये कतई नहीं है कि जिसने हमला किया है उसे नुकसान नहीं होगा, पर एवज में उसके ईरान में अगर कोई बड़ा बदलाव आता है तो उतना कैलकुलेशन इजराइल और अमेरिका ने कर लिया है कि अगर खामेनेई रेजिम को बदलने के लिए हमें कुछ नुकसान झेलना पड़ सकता है तो हम उसको झेलने के लिए तैयार हैं, और इसी कैलकुलेशन के साथ हमला किया गया है। अगर IRGC जवाबी कार्रवाई करते हैं
तो वो एक इन्विटेशन की तरह है और अमेरिकन और इजरायलीज और ज्यादा भीषण हमले करेंगे, इस बात के लिए तैयार रहना है ईरान को, क्योंकि IRGC का अपना जो दावा है जाहिर है कि वो एक न्योता होगा और इस लड़ाई को हम इस हर बीतते घंटे के साथ और ज्यादा भीषण होते देखेंगे। कम से कम अभी फिलहाल जो हालात हैं उससे यही लग रहा है। और ईरान में इस वक्त क्या हालात हैं संजीव, अगर कुछ अपडेट सामने आ रहे हैं? चूंकि इंटरनेट ब्लॉक हो गया है, 54% कनेक्टिविटी जो है वो रह गई है, बहुत ज्यादा इस वक्त वहां पर ऐसा लग रहा है कि तनाव की स्थिति है। जो अमेरिका और इजराइल का ये जो संयुक्त ऑपरेशन है, ईरान में बहुत ज्यादा तबाही का आलम देखा जा रहा है। देखिए, ईरान में दो तरह के अभी आवाम में भावनाएं हैं। एक भावना वो है कि जिस चीज का वो इंतजार कर रहे थे वो चीज घटित होने लगी है। ये वो लोग हैं जो कि खामेनेई रेजिम के खिलाफ हैं और जिन्होंने सड़कों पर उतर करके प्रदर्शन किया था और बलिदान भी दिया था। बहुत से लोग मारे भी गए थे, उन्हें बलपूर्वक दबाया गया उनको, और बहुत से लोगों को मौत के घाट उतारा गया। और आज की तारीख में वो बहुत ही उत्सुक मन से इस बात को देख रहे हैं कि इजरायली हमले के बाद अमेरिकन किस तरह से सामने आते हैं और किस तरह से घेरेबंदी खामेनेई रेजिम की हो जाती है। तो एक तो वो वर्ग हो जाता है, दूसरा वो वर्ग है जो खड़ा है आज की तारीख में खामेनेई शासन के साथ। और खामेनेई आप जानती हैं कि वो न केवल वहां के धार्मिक नेता है, राजनीतिक नेता भी हैं, और उन्हीं के इशारे से वहां की सरकार पिछले 47 सालों से चल रही है। ये वो वर्ग है जो जान देने के लिए तैयार है खामेनेई रेजिम के लिए, और वो कितना टक्कर दे पाता है। पर ऐसे राष्ट्र कहाँ टिक पाते हैं जहां का एक वर्ग जो है वो अपने ही सरकार या अपने ही फौज के साथ खड़ा नहीं है। लिहाजा आज की तारीख में ईरान की वो स्थिति नहीं है जो जून के महीने में देखी गई थी, और ऐसे में बहुत ज्यादा देर तक वो टिक पाएंगे क्या, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि ये लाइनें जब मैं कह रहा हूं तो मैं इस बात को बखूबी मानता हूं कि आज की तारीख में ऐसे युद्ध कम होते हैं जिसमें कि क्लियर कट विनर या क्लियर कट लूजर होता है, लेकिन ये देशों के साथ अप्लाई होता है, रेजिम्स के साथ अप्लाई नहीं होता है। और खामेनेई इसके बाद भी वो रह पाएंगे वहां पर, और खामेनेई रेजिम के वो तमाम लोग जो कि इस वक्त अमेरिका को चुनौतियां दे रहे हैं, वो उसी तरह से कायम रह पाएंगे अपने पदों पर, अपने घरों में। इस बात की संभावना कम है। ईरान को नुकसान होने जा रहा है इस युद्ध का, ये तो कम से कम कहा ही जा सकता। बिल्कुल। और संजीव, जो आप बात कर रहे थे अबू, वो असर भी देखा जा रहा है। ऐसा नहीं है कि ईरान ने जो जवाबी कार्रवाई कर रहा है उससे डरा नहीं है अमेरिका। देखिए, अब कतर और जॉर्डन में जो चूंकि अमेरिकी सैन्य ठिकाने हैं और एयर स्पेस कतर और जॉर्डन का बंद कर दिया गया है, इस वक्त ये भी अहम खबर सामने आ रही है। अभी तक देखिए इजराइल और ईरान ने ही एयर स्पेस बंद किया था, लेकिन अब ईरान के जवाबी हमले और ये खबर कि कतर और जॉर्डन ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। डॉक्टर महेंद्र, आपसे जानना चाहूंगी। नहीं, देखिए, निश्चित रूप से कतर, जॉर्डन, इराक, सीरिया सहित तमाम ऐसे खाड़ी के देश हैं जहां पे हजारों की संख्या में जो अमेरिकी बेसिस पे अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। तो ऐसे में अगर हम देखें तो शक्ति की दृष्टि से तो अमेरिका और इजराइल की तुलना में ईरान कमजोर दिखाई देता है, लेकिन ईरान के पास जो ये प्रॉक्सीज हैं वो किस हद तक जाएंगे, बाकी ईरान की जो खमैनी के समर्थक हैं वो किस हद तक जाएंगे। अगर ये टारगेटेड स्ट्राइक्स हो सकती हैं कि अगर अमेरिका और इजराइल की कोशिश है कि अगर खमैनी सरकार की टॉप लीडरशिप को ही एलिमिनेट करना है, तो वैसी दिशा में या वहां के जो डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट है या जो वहां पे की स्ट्रैटेजिक जो एस्टैब्लिशमेंट है उनको अटैक करना है, ये अभी धीरे धीरे सामने आएगा कि ये अटैक स्ट्राइक्स हो कहाँ रही हैं। तो वैसे में तो अब जैसा मैंने पहले कहा कि युद्ध जो है, पारंपरिक युद्ध जो है वो बदल गया है। तो ऐसे में और कई महत्वपूर्ण जो है ईरान के जो अधिकारियों को मार गिराने में इजराइल सफल भी रहा है। तो अब ऐसे में कि वो क्या कर पाने में सफल होते हैं, कि क्या वो इस पूरे रिजीम को बदल पाने में सफल हो पाते हैं, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन अगर हम सैन्य शक्ति की बात करें, उस पूरे क्षेत्र में अमेरिका और इजराइल की मौजूदगी की बात करें, तो वो ईरान को की ताकत से कहीं बहुत अधिक है। अब रूस और चीन किस प्रकार से ईरान के समर्थन में आते हैं। ईरान की जो ड्रोन शक्ति है
वो काफी ड्रोन टेक्नोलॉजी है, वो काफी विकसित है और रूस ने व्यापक स्तर पे उसको यूक्रेन युद्ध में उसका इस्तेमाल किया और काफी यूक्रेन को नुकसान पहुंचाने में वो सफल रहे। तो और इसके अलावा जो मिसाइल टेक्नोलॉजी भी ईरान की काफी अत्याधुनिक है। तो अमेरिका और इजराइल को भी ये डर होगा निश्चित रूप से कि किस प्रकार से ईरान की तरफ से ये चुनौतियां आएंगी तो उनसे कैसे निपटा जाए। लेकिन अगर ये युद्ध छेड़ा गया और जिस प्रकार से ये आक्रामक चल रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अमेरिका और इजराइल ने एक सत्ता परिवर्तन, एक सरकार का परिवर्तन वहां पे सुनिश्चित करने का मन बना लिया है और पूरी तैयारी के साथ जो है उतरे हैं, क्योंकि ये अंदेशा ईरान को भी था और ईरान ने भी जो गल्फ ऑफ जो होर्मुज है वहां पे ईरानियन रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने जो अभ्यास किया था और ईरान ने भी अपनी तैयारियों के बारे में बात